नमस्कार। जैसा कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम राजसमंद के अलग अलग व्यक्तित्वों से आपको रूबरू करवाएं। इस कड़ी में हमने फिल्मों से जुड़े हुए लोगों से मिलवाया, आपको खेलों से मिलवाया, खिलाड़ियों से मिलवाया, कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्तियों तक भी पहुँचे हम। अब इस कड़ी में हम प्रशासनिक गलियारों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासनिक गलियारों की तरफ इस राजसमंद एक्सप्रेस को बढ़ा रहे हैं। तो उसकी प्रथम कड़ी में अभी हमारे साथ राजसमंद जिला परिषद के एसीओ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश जी सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका इस राजसमंद एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सवाल जवाब शुरू करूँ, आपसे रूबरू होने का प्रयास करूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता दूँ कि हालांकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, मगर फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपके व्यक्तित्व के जो दूसरे पहलू हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा उस तक पहुँचे। तो सर सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर यहाँ तक पहुँचने के बारे में थोड़ा हमको बताएं, ताकि हम उसके बाकी हमारे दर्शक जान सके, हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो हरिंदर जी, राजसमंद एक्सप्रेस आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये इसके लिए भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आप जो है मुझे रूबरू करा रहे हो अपने सभी व्यूअर्स से। जैसा कि आपने बताया कि जीवन कहाँ से शुरू हुआ, तो एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैं कुछ हिस्सों में बांटूं तो स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, और फिर एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ, और फिर जाकर आरएस, और आज की मैं इसको अगर नाम दूं तो आज की सोशल लाइफ ये है। स्कूलिंग ठीक हुई, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं, मारवाड़ जंक्शन की गवर्नमेंट स्कूल में मैं स्टूडेंट रहा। एक मिडिल स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ, 50 से 60% मार्क्स आते रहे हैं। और सच बताऊँ तो उस समय ये पता भी नहीं था कि आरएस क्या होता है। ये ज़रूर पता था कि जिला कलेक्टर होते हैं, एसडीओ होता है, पर बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या पदनाम होते हैं, इसके बारे में ऐसा प्रोफेशनली और एकेडमिकली भी कोई जानकारी नहीं थी। मेरे फादर टीचर रहे, मेरी मदर टीचर हैं, तो ये था कि बीएड करो और साइंस ले लो या इंग्लिश ले लो, सेकंड ग्रेड बन जाओगे। तो वही फिर बीए में आया, वही चीज़ कि आपने इंग्लिश लिटरेचर ले ली मैंने, और फालना कॉलेज से मैंने फ़र्स्ट ईयर पढ़ा। हालांकि उस समय मेरा ये मानना था कि किसी तरीके से मैं प्राइवेट ही रहूं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा, समझाया कि नहीं, एक बार तो कॉलेज जाना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि मुझे आज भी याद है जब हम लॉन में बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा था नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो मैंने फिर सर्च किया, मेरा भाई उस समय ब्यावर कॉलेज में था, हम कुछ मेरे साथी पाली कॉलेज में थे, कुछ रानावास में थे। मैंने सर्च करके फिर फालना कॉलेज चूज किया। क्योंकि वहाँ पर एक तो हाफ ईयरली सिस्टम था, 75% अटेंडेंस थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा माहौल मुझे वहाँ कॉलेज में मिलेगा। तो वहाँ से फिर निकल के फिर सेकेंड ईयर में जब आया तो मैंने महसूस किया कि कॉलेज में रेगुलर रहने का कोई ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं मिला है, बल्कि घर छोड़ने का मुझे नुकसान हो गया है। तो फिर मैं वहाँ से लेकर पूरी एकेडमिक स्कोर तक मैं प्राइवेट रहा। फिर बीएड किया मैंने डूंगरपुर से, फिर एमएड किया, एमफिल किया, पीएचडी की, और सारी चीज़ें चलती रही, और आखिरकार लेक्चरर रहा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और फिर आरएस। जैसे हालांकि आपने ये पूरी यात्रा बताई है, इस यात्रा में मेरे को अगर एक कुछ अलग मैं देखूं, आप मारवाड़ जंक्शन से आते हैं, पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन से आते हैं, और अभी आप राजसमंद में रह रहे हैं, जिसको मेवाड़ कहते हैं। और हम आम बोलचाल की भाषा में मारवाड़ और मेवाड़ एक साथ इस प्रकार से आते हैं जैसे दो भाइयों का नाम ले रहे हो। तो एक मारवाड़ से आप मेवाड़ में इतने समय से रह रहे हैं, तो मेवाड़ को लेकर और इस मारवाड़ मेवाड़ के बॉन्ड को लेकर आपका क्या अनुभव है? इस मामले में तो खुशकिस्मत हूँ कि मेवाड़ में काम किया, ट्रेनिंग ही डूंगरपुर हुई, और साथ में वागड़ से लेकर, मेवाड़ से लेकर, मेवात से लेकर, और अजमेर में भी मैंने काम किया। तो सभी का अनुभव मुझे रहा। लेकिन जैसा आपका क्वेश्चन है कि हमारा मेवाड़ और मारवाड़ का संबंध, तो काली घाटी है बीच को जोड़ने वाली। काली घाटी वो है जहाँ हम मेवाड़ को और मारवाड़ को जोड़ते हैं। तो जिस तरह से वो सुनहरी हैं, जिस तरह से वो जो है एकदम से हरी भरी हैं, और जहाँ जाकर जो है एक खुशनुमा माहौल मिलता है, वैसा ही हमारा संबंध है।
आपने काली घाटी का जिक्र किया। आपने मेवाड़ और मारवाड़ के सवाल का जवाब देते हुए वो काली घाटी के माध्यम से बताया कि हम किस प्रकार से दोनों क्षेत्रों को जोड़ते हैं। तो मैं सर की फेसबुक को खंगाल रहा था, तो वहाँ से मेरे को एक खूबसूरत सी चीज़ निकल के आई थी, साइकिलिंग। और आपने बीच में देवगढ़ से आपने मारवाड़ जंक्शन, वो भी एक कहीं ना कहीं मेवाड़ से मारवाड़ जुड़ने वाला एक कनेक्शन था। तो इतनी व्यस्त लाइफ में, इतने प्रशासनिक पद पर होने के बाद भी इतने लंबे सफ़र के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार कर पाते हैं आप? देखिए, बड़ी बात तो यह है कि कोई बिजी नहीं होता जी। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, और उन प्रायोरिटीज़ को लेकर वो दूसरे काम जो कि प्रायोरिटी में नहीं है उनके लिए बिजी है जी। अगर मैं आज आपको समय दे रहा हूँ तो मुझे आप प्रायोरिटी में लेना है आपको, और मैं जिनको नहीं दे रहा हूँ उनके लिए ये हूँ कि मैं बिजी हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी में ये है कि जहाँ समय मिल जाए, जहाँ मैं अपने आप को खुश कर सकूँ, जहाँ मैं लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर सकूँ, या मैं ऐसा काम कर सकूँ जो मुझे खुशी दे, या मैं लोगों की मदद कर सकूँ, तो ये सारे मेरे प्रायोरिटी में रहते हैं। तो मुझे मौका मिला उस दिन, जब मैं जिसका जिक्र आप कर रहे हो फेसबुक पेज का, उस दिन मुझे चुनाव में वोट डालने जाना था। तो मुझे छुट्टी मिलनी थी, तो छुट्टी मिली थी मुझे हाफ डे की, और नेक्स्ट डे मुझे वोटिंग के लिए जाना था। तो सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा रोमांचक बनाए। तो देवगढ़ तक तो मैं गाड़ी में चला गया, और फिर देवगढ़ से मारवाड़, और मैंने फिर टैग भी किया कि लोकतंत्र में जो अपनी भागीदारी को निभाने के लिए इस तरह से कि साइकिल से ही हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे। और वोट डाला, और वहाँ के मेरे मित्र हैं शैलेंद्र जी, उनको मैंने एसडीएम साहब को मैसेज भी किया कि देखो मैं ऐसा वोटर हूँ जो साइकिल से आपके यहाँ वोट डालने आया हूँ, तो मुझे अप्रिसिएशन स्वीप एक्टिविटी की तहत मिलना चाहिए। ये है, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको जहाँ मौका मिले, जो मंच मिले, आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए। जीवन के आनंद की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि हम अलग व्यक्तित्व से रूबरू होंगे, अलग रुचियों से रूबरू होंगे। तो आपको जब मैं देखता हूँ तो मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप गीत गुनगुनाना पसंद करते हैं, आप म्यूज़िक ना केवल पियानो और गिटार बजाते हैं बल्कि कहीं ना कहीं म्यूज़िक कंपोज करते हैं, आप कविताओं के लिए समय निकाल देते हैं, और सबसे बेहतरीन बात कि सर टिकटॉक पे भी एक्टिव है, टिकटॉक पे भी वीडियो बनाते हैं। तो सर इन गीतों से हालांकि जुड़ाव तो कहीं ना कहीं अपनी रुचि का विषय होता है, ये सुकून कितना देते हैं? देखो, ये 2 साल पहले मैं किसी तरह का गाना नहीं गाता था। इवन मैं अगर बचपन की बात करूं तो जब मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी को ये कहा जाता था कि दिनेश इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहेगा, तो मैं भाग जाता था कि मुझे नहीं रहना। ये तो हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस समय मेरी मेंटेलिटी जो गलत थी, मैं ये कहता था ये तो लड़कियों का काम है, मेरा थोड़ी काम है, मैं तो लड़का हूँ और मस्ती करूँगा, मैं ये मेरा थीम थी। लेकिन जैसे ही मुझे ये समझ आई कि आप तनाव से फ्री कैसे होंगे, तो आपने ऑप्शन ढूंढना है कि आप जो है गाना गाओ, या आप खेलो, आप दोस्तों के साथ रहो, आप अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि आप जब तक अपने अंदर ही रहोगे तब तक घुटन में रहोगे। अभी गाना गाना है, तो फिर मैंने 2 साल पहले एक बार शुरू किया कि चलो गाना गाते हैं, और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। मैं सेटिस्फाई नहीं था, मैं बहुत बेसुरा गा रहा था, और जिन लोगों को मैंने शेयर किया उन्होंने या तो कह दो डरते हुए, या ऐसा था कि मुझे नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा, और कुछ ने तो वास्तव में कहा कि इतना बेसुरा गा रहा है तो थोड़ा ठीक कर इसको। तो लेकिन धीरे धीरे इसमें मैंने आनंद लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजसमंद ने मुझे कलाकारों से रूबरू कराया। तो यहाँ आके कहीं मुझे ऐसे मंच भी मिले जहाँ मैंने पूरा उपयोग किया। नहीं देखा मैंने कि मैं कौन हूँ या मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने देखा कि क्या मैं एक सामान्य एक आम आदमी के तहत वहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया उसको। तो गीतों की बात आई है, तो इस सीरीज में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका सबसे पसंदीदा, अगर गाने में कहूँ कि ये गाने आप कौन से सबसे पसंदीदा की लिस्ट में ये गाने आते हैं नहीं आते हैं, वो कौन से गाने हम जानना चाह रहे हैं। हमारे राजसमंद के लिए हम आपके काफ़ी इंटरव्यूज होते हैं, काफ़ी प्रशासनिक बातें होती हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के शहर के लोग जाने कि हमारे एसीओ साहब को गाने कौन से पसंद है। देखिए, ये क्या है, मूड पे डिपेंड करता है। जो कभी ये होता है, आपने उसको विरह में जो परेशान है स्त्री, उसको अगर आप लव सॉन्ग सुनाओगे तो पसंद नहीं आएगा। और इसी तरह से ये मूड पे डिपेंड करेगा कि आप उस समय सिचुएशन में कौन से गाने पसंद करते हो। टैक्सी में अगर आप जा रहे हो तो टैक्सी में जो गाने चलते हैं वो मूड पे डिपेंड है कि वो आपको उस समय अच्छे लगे या ना लगे। तो ऐसे तो मेरा जो है फेवरेट सिंगर तो सोनू निगम है, पर मैं आसानी से जो टच कर लेता हूँ
कुमार सानू जो है उनको मैं टच कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उनके गाने ठीक ठाक तरीके से गा लेता हूँ। बाकी मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी, ये तो सबके फेवरेट है ये। और ऐसी कोई वो नहीं है कि केवल यही पसंद है। अगर नए गाना भी आया तो मैं एक बार कुछ ना कुछ ट्राई कर ही लेता हूँ। गानों से हम गानों तक पहुंच ही गए और फिल्मों को ना छुए तो भी बेईमानी होगी। आपके कुछ मैंने व्यूज़ पढ़े थे, कुछ एक फिल्मों को आपने रेटिंग तक दी है, उसमें समीक्षा तक की है। तो इतनी विविधताओं में आप कैसे बिल्कुल हर एक में निपुण कैसे रह पाते हैं कि हाँ ये फिल्म है और ये मेरी समीक्षा है, ये मेरी रेटिंग है? अरिंदर जी, ऐसा होता है कि एक व्यक्ति समाज में रहता है। अब कई बार ये होता है कि वो अपने आप को प्रदर्शित करने से घबराता है। वो ये सोचता है कि मैं जब अपना रिएक्शन दूंगा या मैं अपना कोई कमेंट दूंगा तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है, जबकि ये किसी तरह की विशेषता उसमें नहीं रखता। तो मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। अच्छा, मुझे कोई मूवी देखी मैंने और मुझे जो पसंद आई तो उसको मैं कुछ शब्दों में लिख सकता हूँ ताकि लोग उसको देख लें, या मैं उसको फेसबुक पे अपलोड कर लेता हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ। अभी आपने जैसे कहा तो मुझे याद आ गया कि कुछ दिनों पहले मैं एक हॉरर मूवी देख रहा था और हॉरर मूवी मैंने फेसबुक पे डाल दी कि मैं ये मूवी देख रहा हूँ। तो ठीक है, अब मिलने वाले हैं, दोस्त हैं और चाहने वाले हैं तो वो लोग कमेंट करते हैं। और समीक्षा की बात यह है तो अंदर से आता है। आज अगर मैं आपके राजसमंद एक्सप्रेस को देख रहा हूँ और आपने किसी का भी एक वीडियो डाला है तो डेफिनेटली मैं उसको देखने के बाद में कुछ राय अगर आपको दूंगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पर मेरी राय है और मेरी राय आपके लिए कुछ ना कुछ काम आएगी। चाहे आप उसको इग्नोर भी करोगे तो अभी 2 सेंटेंस उसमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप फोकस करके और बेहतर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे देख के या मेरे कमेंट को देख करके ये प्रयास करता है कि ये ठीक है या नहीं है तो वो फ़ायदे का ही है। हालांकि कमेंट और फेसबुक रिव्यूज़ की बात चल रही है तो आज के टाइम में सोशल मीडिया, हालांकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया हो गया सोशल मीडिया को लेकर। इस पर आपको आह वाह अफवाह सब कुछ मिलेगा। आप अपने नज़रिए से उस सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं और कुछ ऐसा कोई संदेश कि हाँ हम इस सोशल, क्योंकि ये तो तय है कि इसका हम अगर सकारात्मक चाहे तो बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहीं कोई एक सलाह आज के युवाओं के लिए या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए कि हम इसमें ये सकारात्मकता खोजते हुए कम से कम ये ध्यान रखें, क्योंकि आप इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। नहीं, ठीक है, केवल फेसबुक ही नहीं है लाइफ में, और भी चीज़ें बहुत सी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सलाह आजकल देना बड़ा भारी काम है किसी को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन वो करेगा वही जो उसको अच्छा लगता है। इसलिए सलाह तो तभी दें तब जब सामने वाला आपसे डिज़ायर कर रहा है कि मुझे यार इस पे आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, तब हम उसको सलाह दें तो बेहतर रहता है। पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ अपने आप को खुशी देने के लिए किया जाना चाहिए। मुझे लगता है आप कुछ नॉलेज रखते हो तो उसको शेयर करने के लिए किया जाना चाहिए। अगर आपने कुछ नवाचार किया है तो उसको बताने के लिए किया जाना चाहिए। अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं सरकार के जो है थ्रू जनता की सेवा करते हैं हम, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं पब्लिक और प्रशासन के बीच में गैप ना रहे, तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी पेजेस हैं वहाँ पर पब्लिक को ये हम मैसेज करें कि हम आपके लिए या सरकार आपके लिए, प्रशासन आपके पास है, नज़दीक है। और इवन कोई अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कमेंट करता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ है, तो खुशी होती है कि चलो उसने इस जरिए को भी चूज़ किया। और जब हम इस सिनेरियो में हैं जहाँ ऑफिसेज आज बंद हो रहे हैं, जो शटडाउन हो रहा है, तो ऐसे में तो आप देखो कि अगर कोई व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप पे कोई कमेंट करता है कि मेरी फाइल आपके ऑफिस में अटकी हुई है, तो मुझे खुशी होती है कि वो व्यक्ति नहीं आना पड़ा उसको। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि मैं उसको वापस से एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि तेरा ये काम हो चुका है। तो ये इस तरह से यूज अगर उसको करे, बजाय इसके कि सांप्रदायिक जो कमेंट किए जाते हैं, और बजाय इसके कि आप बिना कुछ जांचे परखे उसको शेयर कर लेते हो, उसको जो है टैग कर लेते हो और इस तरह से बात करते हो कि जहां आपको समझ ही नहीं है, उसकी सत्यता असत्यता का नॉलेज भी नहीं है, और उसको आप जो है शेयर कर लेते हो, तो वो एक थोड़ा सा गलत बात है। काफ़ी लंबी आपकी शैक्षणिक यात्रा रही है, काफ़ी समय से आप विभिन्न पदों पर भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मेरा आकलन है किताबें आज भी आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है।
बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे लगता है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि देखो ऐसा होता है रंजन जी कि हम आज मैं राजसमंद में हूँ, और राजसमंद से अगर मुझे भीम कोई इंस्पेक्शन पे जाना है तो मुझे 1 घंटे का समय लगेगा। अब उस 1 घंटे में मैं या तो इसका उपयोग करूँ या फिर किसी किताब को पढ़ लूँ। तो और आजकल तो मैं जो है अपने टैबलेट में किताब को डाउनलोड करके रखता हूँ और किंडल पे जो है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही एक कहानी से गुजरते हैं तो एक रोमांच होता है, एक खुशी होती है, या एक इमोशन जो है आपका वो कहीं ना कहीं टकराता है और आप अपने आप को कहीं सेटिस्फाई महसूस करते हो। और अभी मैंने जो जितेंद्र जी सोनी हैं उनकी एक बुक पढ़ी थी, उसको रिव्यू भी किया। तो मेरा एक छोटा सा कमेंट था, लेकिन उनको भी लगा कि मैंने उनकी बुक को पढ़ा और ये मेरी तरफ से उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइस तो मैंने चुका दी, लेकिन ये मेरा योगदान आपके लिए है, इस तरह से तो खुशी मिलती है। किताबों का जिक्र हुआ है, किताबों में कहानियों का जिक्र हुआ है, कहानियों से जुड़ी हुई कविताएं हैं। और क्योंकि मैं खुद कविता लिखता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये, क्योंकि काफ़ी समय होने के बाद भी उस विषय तक पहुंचना, उस विषय पे कविता बना पाना, उसको किताबों या उसको कॉपियों में उकेर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या निभाते हुए इन कविताओं के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि आप कोई छोटी मोटी कविताएं नहीं लिखते हो। हाँ, बड़ी जो है मैं प्रभावित हूँ। आपने जो अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह पे वो जो कविता सुनाई थी कि अकेला नहीं मरता है, हर कोई प्रभावित हुआ है। और ऐसी ऐसी कविताएं तो तब आती हैं जब संवेदनाएं दिल से निकलती है, क्योंकि बिना संवेदना के शब्द तो कोई अर्थ नहीं देते। और रही दूसरे आपके प्रश्न की कि समय, तो समय फिर मैं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति बिजी है, लेकिन उसको कि कहाँ अच्छा अनुभव होता है वो काम अपने आप कर लेता है। और हमारे ट्रैवल टाइम जो है बहुत ज़्यादा होता है। हम अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं कुंभलगढ़ जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा मुझे कुंभलगढ़ जाने में लगना ही है। और इस टाइम का मैं उपयोग कर लेता हूं कि मेरे मन में अगर किसी प्रकार का विचार आ रहा है तो इसमें मैं सेव कर लेता हूं। और जब मुझे समय मिलता है शनिवार को, रविवार को, तब मैं उसको अपने हिसाब से एडिट कर लेता हूँ, कंपोज कर लेता हूँ। तो यही है। और चाहता ये हूँ कि जीवन का मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ और चारों तरफ एक परिधि है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ अपना योगदान होना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। अगर मैं एक थोड़ा सा, हो सकता है इसको ट्रिकी क्वेश्चन कहूँ, कविता है, म्यूज़िक भी कंपोज कर रहे हैं आप और गीत भी गुनगुना लेते हैं, गीत में संगीत से जुड़े हुए हैं, इन तीनों में से सबसे बड़ी प्राथमिकता कौन सी है? किसी एक का नाम लेने के लिए अगर मैं... प्राथमिकता तो जैसे आप देखो, पिछले महीने में थोड़ा बीमार रहा, जुकाम रहा, गला ख़राब रहा, तो गाना नहीं गा सकता था और तो उस समय मैंने किताब पढ़ी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपके पास पूरा दिन फ्री होता है और आपके दिमाग में कहीं से आपके जैसे उत्प्रेरक आ जाते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो उस दिन जो है कविता पे चले जाते हैं कहीं ना कहीं। और तो समय के अनुसार है और मूड पे निर्भर करता है। कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इन चीज़ों में व्यस्त रखूं ताकि हर पल को मैं आनंद में जी सकूं। जैसे कविताओं के लिए, कहानियों के लिए और संगीत के लिए, किताबों के लिए भी आपने बताया कि अधिकांश जब ट्रैवलिंग होती है या कभी समय मिलता है अपने इस व्यस्त कार्यक्रम से या व्यस्तताओं के मध्य, तो कहीं ना कहीं कुछ जुड़ जाते हैं। मगर मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि आप एक टीचर रहे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो टीचर भी कहीं ना कहीं वापस आप में वो एक कि हाँ, ये सब चीज़ें तो गाड़ी में हो गई, पर एक टीचर को किस प्रकार संतुष्ट करते हैं आप, एक अध्यापक को? ये बड़ी बात है आपकी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे तो खून में ही टीचर हैं। मेरे फादर मदर दोनों टीचर रहे हैं। तो और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तो पैदा होने से पहले से स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी स्कूल जा रही थी। तो अब भी इस प्रशासन में आने के बाद भी शिक्षक वाला जो कैरेक्टर है मेरा, वो हमेशा आगे रहता है। तो मैं जब भी पब्लिक डीलिंग करता हूँ या जन सुनवाई करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, तो मुझे ये रहता है कि उसको मैं उस टीचर के रूप में समझाता हूँ कि तेरा काम इस तरीके से होगा। और दूसरा ये है कि अपने इस 5 साल के प्रशासनिक करियर में मैंने इस पढ़ाने के एक तरह से कहें कि इस गुण को बहुत यूटिलाइज़ किया है। मैं जब टॉडगढ़ था तो आपना टावर योजना चलाई, आज बहुत सारे स्टूडेंट उससे जुड़ने के बाद सफल हो चुके हैं। और अभी नाथद्वारा में
हमने जो है कोचिंग शुरू की, तो ये निःशुल्क कोचिंग करके और उनका जब रिजल्ट आता है तो वो जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है वही सही मायने में संतुष्टि है। और वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही वास्तव में आदमी दौड़ता है। इसके अलावा कुछ भी खुशियाँ नहीं है, कुछ भी आनंद नहीं है। अगर ये इन सारी बातों के दरमियान अब कहीं ना कहीं मैं उस तरफ बढ़ूँ कि जहाँ आप एक अति महत्वपूर्ण पद पर अभी यहाँ कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाँवों को बहुत करीब से देख रहे हैं आप, गाँवों को बहुत अधिक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में गाँव अब उस स्थिति में है कि अगर सरपंच और वहाँ के आम लोग अगर जागरूक हो, थोड़े से अपने अधिकारों से के प्रति सावचेत हो, तो तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें एक फैक्ट तो ये है कि मैं इस मामले में बड़ा लक्की रहा हूँ, फॉर्चुनेट रहा हूँ। कारण ये है कि पंचायती राज एक्ट लागू होने के बाद में पहली बार ऐसा स्थिति बनी है जब प्रशासक के रूप में जिला प्रमुख के दायित्व भी सीईओ को दिए हुए हैं। और मेरे साथ तो अलग ही सीन रहा है कि मैं एसीओ रहते हुए सीईओ का काम कर रहा हूँ और सीईओ के साथ साथ में जिला प्रमुख के दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूँ। तो एक पिछले 3 महीने में ये चीज़ मुझे और अच्छे से सीखने को मिली कि आप पंचायती राज में किस तरह से लोगों तक प्रशासन और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हो। दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन के रूप में पूछी है, मैं सीधा आपके व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट किस लिए है कि कितना भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या आज कोरोना की हम बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में ही मैं कह रहा हूँ कि आज हम सब लड़ रहे हैं और सब लड़ रहे हैं। प्रशासन सचेत हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर डे जो है मीटिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने मीटिंग की और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि विभाग जो है वो उनको शटडाउन की नौबत पे आ रहे हैं। तो यहाँ वही चीज़ आ रही है कि प्रशासन आपको कहेगा कि आप बाहर मत आइए, प्रशासन आपको कहेगा कि आप हैंड वॉश करिए, प्रशासन ये गाइडलाइन जारी करेगा, बट एटलीस्ट यूज उसको या उसको जो उसको लागू करना है वो जब तक ह्यूमन नेचर में नहीं आएगा, जनता में नहीं आएगा, तब तक उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर भी भागीदारी पब्लिक की चाहिए। और सेम चीज़ पंचायती राज गाँवों की तस्वीर के लिए कि जब तक वोटर, आम आदमी, जनप्रतिनिधि, प्रशासक, वहाँ का एम्प्लॉई ये संवेदनाओं के साथ जुड़ करके कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है, जब तक वो उन संवेदनशील होकर के उस गहराई में नहीं उतरेगा तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलना है। और दूसरी बात ये भी है कि साथ साथ में उसे ये नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि केवल संवेदना होने से काम नहीं चलेगा। नॉलेज हो कि कौन सी स्कीम है, कौन सी स्कीम के साथ साथ ये भी हो कि उस प्रक्रिया क्या है उसकी, उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे उसमें जो है लाभ प्राप्त किया जाता है। बड़ी बात यह है कि एक कोई व्यक्ति आता है और वो ई मित्र से अपलोड कर लेता है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता है कि वापस क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी होनी चाहिए। और जनप्रतिनिधियों का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास में पूरी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पूरी शक्ति है। वो चाहे तो उस गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि जनप्रतिनिधित्व की बात आई, सरकारी योजनाओं की बात आई, और कहीं ना कहीं मुझे एक महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता जी की एक बात याद आती है कि असल भारत गाँवों में बसता है। तो आपको लगता है कि अभी पंचायतों के पास इतने अधिकार है और प्रशासन के पास इतने योजनाएं हैं कि अगर वो सभी एकजुट होकर अगर सकारात्मक रूप से काम करें तो महात्मा गांधी के सपनों का भारत उन गाँवों में दिखाई दे? हाँ, लगभग आपने बहुत बड़ी बात की है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं कि आपने कहा कि असल भारत तो गाँव में बसता है, और मैं ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। और इसमें एक चीज़ ये निकल के आती है कि गाँव जो हैं वो प्रत्येक के दिल में बसते हैं। आप चाहे कहीं से आए हो या मैं कहीं से आया हूँ, आज हम कहीं पर भी रह रहे हैं, लेकिन हम जिक्र करेंगे कि मैं जब वहाँ था तो बड़ा मज़ा आता था। लोगों से अगर पूछें, बच्चों से पूछ लें, तो वो कहेंगे कि मैं जब गांव जाता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दिल में बसता है गांव। और ऐसे में जो आपका क्वेश्चन है कि गांव को आदर्श बनाने से ही होगा, तो इसमें एक चीज़ सरकार की तरफ से जो अभी इनिशिएटिव किया गया है कि प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श, महात्मा गांधी आदर्श गाँव का चयन किया गया है। तो अपने राजसमंद में भी हुआ है, और उसको हमने इस रूप में रखा है कि हर डिपार्टमेंट की, प्रत्येक डिपार्टमेंट की प्रत्येक स्कीम में उसके पैरामीटर्स अलग रखे हैं
दूसरों गाँव की तुलना में, और उसकी एक एक्शन प्लान बना के उस पर कार्रवाई करें। अब वहाँ का सरपंच, वहाँ का पंचायत की मशीनरी, वहाँ के लिए प्रशासन जो एफर्ट्स कर रहा है, अगर वो एफर्ट्स और वहाँ की पब्लिक भी श्रमदान कर रहे हैं तो पब्लिक के बिना हो नहीं सकता। इसी तरह से वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं तो वो पब्लिक के बिना हो नहीं सकता। टॉयलेट्स यूज करने हैं तो हो नहीं सकता। तो पब्लिक भी वहाँ पर अलग तरह का जो है अपना इनपुट दे रही है। तो इस तरह से क्या निकल के आता है कि उस आदर्श गांव को जो सरकार ने कहा है कि इसको बनाना है, अगर यही चीज़ सरपंच ये मान लें कि मैं अपनी तरफ से इसको आदर्श बना दूं तो ऑटोमेटिकली होना है वो। राजसमंद में रहते हुए, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र पूरा राजसमंद है, अगर गाँव के परिदृश्य में बात करें तो ऐसे अगर मैं 3 गांव आपको बोलूँ कि आप उनके बताइए जो बाकी सभी सरपंचों के लिए, न केवल राजसमंद बल्कि आसपास के क्षेत्रों के या बाहर के कुछ लोग अगर सरपंच या कुछ लोग जुड़ना चाहे और जानना चाहे, ऐसे कौन से 3 मॉडल गांव आप मानते हैं राजसमंद के कि ये एक राजसमंद का एक प्रतिनिधित्व करने वाले गांव हो सकते हैं? राजसमंद में गाँवों की वैरायटी है जी। अच्छा, नाथद्वारा और भीम में आप देखोगे तो बड़ा डिफरेंट है, कल्चर में भी है जी बिल्कुल। इसी तरह से आप कुंभलगढ़ और आमेर में देखोगे तो अंतर है। तो हर पंचायत ने अपने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन अगर देखें तो पीपलांतरी में अच्छा काम हुआ है और वो तो पूरे विश्व पे जो है चर्चित भी रहा है। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी जो है वो आए हैं। वहाँ उन्होंने फॉरेस्टेशन का बहुत अच्छा काम किया, एक अलग थीम चलाई। इसी तरह से मुझे याद आता है मंडावर में अच्छा काम हुआ। शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो आंदोलन किया वो बहुत अच्छा रहा। तो मोही में अच्छा काम हुआ, MJSA में बहुत सारे अच्छे काम हुए। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अनछुए भी हैं कि जहाँ पर काम उन्होंने मन से किया लेकिन रिजल्ट उसका धीरे धीरे आएगा। और ये प्रयास अब जो नए सरपंच आए हैं, जो युवा सरपंच है, वो भी कर रहे हैं और वो अपना विज़न बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरपंच अपना लीडरशिप ऐसा रखें और साथ में लोगों को साथ में लेके चलें, क्योंकि जब वहाँ पर आता है तो अगर आप राजनीतिक रूप से देखोगे तो गांव का आधा हिस्सा तो अलग होगा, आधा अलग होगा। तो वहाँ अगर विकास करना है तो साथ तो लेके चलना पड़ेगा। हालांकि हमने गाँव को लेकर बात की, आपके प्रशासनिक दायित्वों को लेकर हमने जुड़ने का प्रयास किया, गीतों और कविताओं तक भी पहुँचे, मगर एक जो पहलू मैंने छुपा के रखा था और मेरा ये मन था कि वो सबसे अंत में पूछूंगा मैं, टिकटॉक से जुड़ाव कैसे हुआ सर? ये इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज के युवाओं में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि अपने काबिलियत को दिखाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ। आप क्या सोचते हो? और आप तो उस पर एक्टिव है। नहीं, मैं टिकटॉक पे एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, वो आपका क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी नई चीज़ को करते हैं तो आपने कहा सिंगिंग किया, ठीक है, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। आपने पोइट्री में काम किया, आपने कुछ किया। आप रिव्यू कर रहे हो और रिव्यू को लिख रहे हो, तो समीक्षा लिखना भी अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री है। तो पढ़ाना अपने आप में, प्रशासन तो चलो है ही है, वो तो करना ही है। टिकटॉक जब आया तो ये राजसमंद के मेरे दोस्तों का है और जिन्होंने मुझे भेजा और आप बनाओ ऐसा, और प्रयास किया तो घर पे भेजा कि कैसा है ये, तो सबने अप्रिशिएट किया कि यार ये आप जो है इस पद पे होकर ऐसे काम करते हो। हालांकि ये बात है कि जब आप इस तरह के काम करते हो तो इसके 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि आज मैं प्रशासन में हूँ, एक एडिशनल CO के रूप में या SDO के रूप में मुझे पब्लिक जानती है। तो एक विचारधारा ये कहती है कि आपको पब्लिकली इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। मैं एग्री करता हूँ उन चीज़ों से, नहीं करने चाहिए, पर मेरी पर्सनल लाइफ का क्या है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप कर रहे हो, आप कोई उसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। मेरे पास 2 डायरेक्टर के फ़ोन आए हैं कि जिन्होंने मुझे कहा कि क्या सुपर एक्टिंग है। तो इवन जो है उन्होंने मुझे कहा कि हालांकि वो जिस तरह के भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि हम तो आपको नेक्स्ट फिल्म में लेना चाहते हैं। तो बात ये नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा या ना जाऊँगा, बात ये नहीं है कि मैंने एक्टिंग अच्छी की या बुरी की, बात ये है कि मैं खुश हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि सारी चीज़ों के बाद अंत में केंद्र तो यही है कि मुझे खुश रहना है, और मुझे खुश रखने के लिए मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करूँगा जो अपराध की श्रेणी में आता है, पर ऐसा ज़रूर करूँगा जो मुझे अलग अलग तरह के अवसर प्रदान करता है, सुकून और संतुष्टि दोनों देता है। अच्छा, ये चीज़ आप ही बता दो कि टिकटॉक आपको कैसा लगा?
नहीं, मेरे को बढ़िया लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो अभिव्यक्ति के ये सारे माध्यम है, और हम कम से कम भाग्यशाली मानता हूँ कि हम कम से कम उस दौर को जी पा रहे हैं कि जहाँ ये अभिव्यक्ति को दिखाने के और हमारे हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए हम कुछ करें, ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैं इसमें मानता हूँ कि आज अगर हम टिकटॉक को देखें, टोटली अप्रिशिएट करने वाली बात ये होती है कि गांव में प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं, लेकिन अवसर नहीं मिला। बिल्कुल अगर आज उनको अवसर मिले तो कितने ही अमिताभ बच्चन गांव में हैं, बिल्कुल है, कितने ही हैं। कितने ये कहीं ना कहीं एक मंच, क्योंकि मैं खुद कविता लिखता हूँ, मेरे को पता है कि अगर ये सब मंच नहीं होते तो मेरी कविताएं क्या पता कहीं किसी या शायद कहीं ना कहीं मूर्त रूप ही नहीं ले पाती। तो इन सभी ये सभी बातें करें हम, इन सब बातों के दरमियान अगर कहीं किसी ने ध्यान से सुना हो तो एक शब्द आया था, ट्रांसफ़र। तो ये जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं आज, उस दरमियान सर का ट्रांसफ़र हो चुका है बिलाड़ा, आप बहुत जल्द वहाँ ज्वाइन करने जाने वाले हैं। तो सर राजसमंद को मिस करने वाले? राजसमंद को बहुत मिस करने वाला हूँ, और मैं फिर कहूँगा मैं फॉर्चुनेट रहा, मुझे राजसमंद आने का अवसर मिला। और जितनी बातें आपने कही, संगीत हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे बुक रीडिंग हो या टिकटॉक हो, सभी पर राजसमंद का ओवरऑल इम्पैक्ट रहा है। और क्योंकि मैं एक ऐसे पद पर रहा, एडिशनल सीईओ, तो डायरेक्ट पब्लिक से इतना जुड़ाव एडिशनल सीईओ का नहीं रहता है जितना एसडीओ का रहता है। लेकिन फिर भी मैंने हर ब्लॉक में, हर बॉर्डर जो पंचायत है उसमें टच करते हुए पब्लिक से इंटरेक्शन किया। तो ये तो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि श्रीनाथ जी की पावन धरा पे काम करने का अवसर मिला है यहाँ पर, और प्रशासन इतना अच्छा है यहाँ पर, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे सीईओ मैडम हो, और मेरा स्टाफ हो, और मेरे जो साथी, आप देखो कि हम कवि सम्मेलन में मिले। मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि मैं कभी सम्मेलन का अगर मुझे कोई इनविटेशन आता तो मैं नहीं जाता, पर यहाँ जब पहली बार आया और जब मुझे ये कहा कि आप कवि सम्मेलन में आओ, तो आपने देखा कि मैंने पूरा टाइम एंजॉय किया। मतलब केवल उपस्थित नहीं रहा, एंजॉय किया। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे अपने यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के साहित्यकार हैं और यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ के प्लेयर्स हैं। अब देखो राजसमंद अपने आप में बड़ा उपजाऊ है, हर तरह का कल्चर, लिटरेचर, प्लेयर सब मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा लगा है, और मैं डेफिनेटली राजसमंद को मिस करने वाला हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं वापस से एक बार राजसमंद आऊँ। आपकी इस प्रार्थना में हम सभी राजसमंद वासी भी प्रार्थना करते हैं कि इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी अधिकारी वापस आए और यहाँ फिर से कुछ न कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें हो। और इस एक शुभकामना के साथ, क्योंकि अब जब वापस आएंगे उस एक कालांतर, उस समय के दरमियान भी एक सोशल मीडिया कहीं ना कहीं वापस हमारी चर्चा में आता है कि वो एक ऐसा माध्यम है कि हम आपस में जुड़े रह सके, आप राजसमंद से जुड़े रह सके। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप राजसमंद की खबरों को टटोलने की कोशिश करेंगे, या हमारे राजसमंद को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता रहेगा आपका? राजसमंद में एक ऐसा लगाव हुआ है। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन में जो भी उच्च अधिकारी रहे हैं उनसे मेरा पर्सनल जो है टच है। तो नो डाउट मैं राजसमंद को कभी ना तो ये सोच सकता हूँ कि ये मेरे मन से भी चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया पे तो आपका जो है मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपके चैनल से, राजसमंद एक्सप्रेस से सारी खबरें मुझे मिलती रहेगी। और यहाँ के मीडिया को ले लें या यहाँ कैमरामैन को भी, मैं जो चुनाव के समय है वो भी इतने क्लोज रहे हैं कि एक एक व्यक्ति तो मैं भूल नहीं सकता यहाँ की चीज़ों को। और बड़ा अच्छा लगा है यहाँ रह के। जैसा कि आपने देखा, बहुत कम चर्चाएं ऐसी होती है जहां हम सोशल मीडिया से लेकर सरपंचों तक, गीतों से लेकर गांवों तक, और कहीं ना कहीं इन किताबों से लेकर अपने उन गांवों की जड़ों में, अपने उन रूट्स में बसे किस्सों तक पहुंच पाते हैं। आज हमने कोशिश की है उन सभी के बीच में तालमेल बिठाने का, उन सभी को कहीं से छान कर उसमें बातें करने का। और बहुत कम प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मिलते हैं जो अपने जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को पूरा निभाने के बाद बचे हुए समय में गीत, गज़लें, कहानियाँ, संगीत, किताबें, साइकिलिंग और सबसे लेटेस्ट टिकटॉक तक पे हमें एक्टिव मिलते हैं। तो मैं एक बार पुनः बिलाड़ा में आपके उज्जवल कार्यकाल की और एक बेहतरीन आयाम स्थापित, हालांकि हम श्योर है कि आप होगा,
उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए हमारे इस राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, राजसमंद एक्सप्रेस एक यूट्यूब चैनल इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि राजसमंद के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में और अन्य जो विविध क्षेत्र हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके अनुभवों को साझा करने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में इन्होंने शुरुआत की है। तो मैं इनको बधाई भी देता हूं और सभी से ये गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजसमंद की जानकारी के साथ साथ उन व्यक्तित्वों के साथ रूबरू होने का अवसर भी मिले। साथ ही इसका एक और कार्यक्रम जड़ों से जुड़ाव ये इन्होंने शुरू किया है और ये आपको बताएगा कि राजसमंद में ज़मीनी स्तर पर क्या स्थिति है, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इस भौगोलिक विशेषताओं में क्या क्या ऐसी उम्दा चीज़ें हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा पर्यावरण है, ऐसी स्थितियां हैं जो आपको आनंदित करेगी, आपको प्रभावित करेगी और आपको बहुत बेहतरीन जानकारी प्रदान करेगी। तो मैं आपसे अपील करता हूं और आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें और इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू।